नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज के करंट अफेयर और कल के करंट अफेयर दोनों इसी वीडियो में कंबाइंड है 10 और 11 अगस्त। शुरुआत करते हैं पहले करंट अफेयर से। बतौर प्राइवेट मेंबर बिल आएगा, सील्ड बिल इसका नाम है। 13 साल से कम उम्र तो सोशल मीडिया पर नो एंट्री। ये एक प्राइवेट मेंबर बिल आ रहा है। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है कि अगर कोई भी सदन का सदस्य है, वो मंत्री नहीं है, वो अगर कोई बिल लेकर के आता है, चाहे वो सदस्य सत्ताधारी पार्टी का हो या ना हो या दूसरी पार्टी का हो, मंत्री नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा सदस्य बिल लेकर आता है तो उसको प्राइवेट बिल बोला जाता है। कौन लेकर आ रहा है? ये बीजेपी के ही सांसद हैं बैजयंत पांडा। और बिल का नाम क्या है? बिल का नाम सेफ गार्डिंग हेल्दी इंटरनेट इन्वायरमेंट फॉर लिटिल डिजिटल नेटिव्स बिल 2025। इसी के जो पहले पहले अक्षर हैं, इनको लेकर के इसका नाम क्या दिया गया है? सील्ड बिल इसका नाम दिया गया है। प्राइवेट मेंबर बिल है, काफ़ी समय बाद आया है, चर्चा में है, तो हो सकता है पूछ सकते हैं कि हाल ही में कौन सा प्राइवेट मेंबर बिल है, वो किसके द्वारा लाया गया है? तो बैजयंत पांडा के द्वारा सील्ड बिल है। पूरा नाम है सेफ गार्डिंग हेल्दी इंटरनेट इन्वायरमेंट फॉर लिटिल डिजिटल नेटिव्स बिल 2025। इसका मतलब है कि 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपनी माता पिता की अनुमति से ही सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने की अनुमति दी जाएगी। और अगर कोई भी सोशल मीडिया साइट है वो इसका पालन नहीं करती है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये ऐसा एक ड्राफ्ट है, जब पेश होगा ये लोकसभा में तब हम इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे। अभी इतना ही जानना है। बैजयंत पांडा है, प्राइवेट मेंबर बिल है और सील्ड बिल इसका नाम है। अगला करंट अफेयर नहीं है, ये एक हमारी जो पहली विधानसभा थी उसमें 3 मुख्यमंत्री बने थे, उसी के बारे में चर्चा की गई है। पहली विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री, सत्ता संघर्ष ने तय की प्रदेश की राजनीति की दिशा। कि कांग्रेस जो पार्टी थी उसी में आपस में लीडरशिप को लेकर के क्या है, तनातनी बनी रही थी। पहली विधानसभा चुनाव हुए थे 160 सीटों पर, जिसमें से 7 सीटें थी वो निर्विरोध सेलेक्ट हो गई थी और 153 सीटों पर चुनाव हुए थे। टोटल सीटों में 82 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी थी। टीकाराम पालीवाल है वो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। बनने थे जयनारायण व्यास, लेकिन जयनारायण व्यास ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, जोधपुर शहर बी और जालोर से। दोनों ही जगह से जयनारायण व्यास है वो हार गए थे। इसके कारण टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। फिर बाद में इन्होंने किशनगढ़ से उपचुनाव जीत करके 1 नवंबर 1952 को सीएम पद के रूप में शपथ ली और टीकाराम पालीवाल की कैबिनेट के द्वारा 31 अक्टूबर 1952 को इस्तीफा दिया गया। तो अब टीकाराम पालीवाल जी को भी थोड़ा सा खुश रखना था, तो टीकाराम जी को यहाँ पर डिप्टी सीएम है वो बनाया गया था। बाद में थोड़े दिन सरकार चली, फिर सनातनी हो गई और उभर कर आए मोहनलाल सुखाड़िया। इनका ये मत था कि जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं वो ज़्यादा विधायक मेरी तरफ है। जयनारायण व्यास ने कहा कि वोटिंग कर लीजिए। 6 नवंबर 1954 को वोटिंग होती है व्यास और सुखाड़िया के मध्य, और सुखाड़िया 8 मतों से क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं और सुखाड़िया है वो मुख्यमंत्री बनते हैं और इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। फिर है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 है वो लोकसभा में पेश किया जाना है। 16 ट्रिब्यूनल्स के लिए बनेगा राष्ट्रीय आयोग, जिसका नाम क्या होगा? NTC, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग। इसके अंदर टोटल 5 मेंबर होंगे, जिनमें से 1 अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। इन 4 अन्य सदस्यों में से 2 सदस्य है वो न्यायिक क्षेत्र से आएंगे, जुडिशियल होंगे, और 2 सदस्य हैं वो टेक्निकल क्षेत्र से होंगे, तकनीकी क्षेत्र से होंगे। इसके अंतर्गत 16 ट्रिब्यूनल्स है वो आएंगे, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स हो गया, DRT हो गया, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हो गया, ऐसे करके जो 16 ट्रिब्यूनल्स है वो इसके अंतर्गत आएंगे। फिर अगला है अपना खेल जगत से लेकर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो चल रही है, वर्ल्ड की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। उसमें जो आशीष यादव है उन्होंने भाला फेंक में रजत पदक जीत लिया था, ये हमने देख लिया था। अब 2 और पदक है वो हमारे भारत की झोली में आए हैं। एक पदक जीता है बसंत कुमार मेघवाल ने, जो राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से बिलोंग करते हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। पुरुषों की हाई जंप में इन्होंने रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। दूसरे हैं शाहनवाज खान उत्तर प्रदेश से, इन्होंने पुरुषों की लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता है। और आशीष यादव ने पहले ही भाला फेंक जेवलिन थ्रो में रजत पदक है वो जीत रखा। तो ये 3 पदक अभी तक अंडर 20 चैंपियनशिप में आ चुके हैं। फिर एक चक्रवाती तूफान है वो चीन, जापान और ताइवान का जो समुद्र से छटा हुआ इलाका है उनमें काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा रखा है, और इस तूफान का नाम क्या है? डॉल्फिन है।
तो हाल ही में चाइना में, ताइवान में और जापान में जिस तूफान ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है, उस तूफान का नाम क्या है? डॉल्फिन है। क्यों आया है ये है कि उसके जो समुद्र का इलाका है वहाँ समुद्री जल का तापमान है वो 28 से 30 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जिससे वहाँ की हवाएं हैं वो क्या हो जाती है? जल्दी से गर्म होती है। गर्म होकर के हवाएं ऊपर उठेगी तो वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, और उस वायुदाब को भरने के लिए जब आसपास से हवाएं हैं वो तेजी से आती है तो वो एक चक्रवात का निर्माण करती है, और उसी से क्या बना है? डॉल्फिन तूफान बना है। ये आपको याद रखना है। फिर ये द हिंदू का एडिटोरियल है, ए न्यू सिक्योरिटी ट्रायंगल इमर्जेस विद द मक्का पैक्ट। मक्का पैक्ट, मक्का समझौता है, इसका नाम है MJDA। MJDA की फुल फॉर्म है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। मक्का में ये एग्रीमेंट हुआ है 3 देशों का हुआ है, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान। पाकिस्तान यहाँ पर परमाणु शक्ति संपन्न है, सऊदी अरब काफ़ी पैसा है, तुर्की है इसके पास भी काफ़ी अच्छी सैन्य क्षमता है। साथ ही इस पैक्ट में ऐसी बातें लिखी हुई है कि अगर तीनों में से किसी एक देश पर भी कोई दूसरा देश इन तीनों के अलावा हमला करता है तो वो हमला तीनों पर संयुक्त रूप से समझा जाएगा और तीनों मिल करके उसकी फिर जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये उसी प्रकार से जिस प्रकार जो नाटो बना है उसके जो आर्टिकल 5 है उसमें भी यही बात लिखी हुई है, तो इसलिए इसको इस्लामिक नाटो नाम दिया जा रहा है। भारत की इसके ऊपर पूरी नज़र है कि इससे क्या क्या चीज़ें हैं वो ये कर रहे हैं, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, तो नज़र बनाए हुए है। फिर एक श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है जिसमें राजस्थान में महिलाओं की स्थिति है वो श्रम के क्षेत्र में, खासतौर से कृषि के क्षेत्र में काफ़ी न्यूनतम स्तर पर है अगर दूसरे राज्यों से कंपेयर किया जाए। राजस्थान में महिलाओं की हिस्सेदारी है वो कार्यबल के अंदर 60% है, लेकिन भूमि नामा है यानी कृषि भूमि है वो केवल 10% महिलाओं के ही नाम है। भागीदारी 60%, लेकिन नामकरण केवल 10% है। इसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है? एक तो स्टाम्प ड्यूटी में छूट दे रही है, महिलाओं के नाम अगर हम जमीन कराते हैं या कोई और प्लॉट वगैरह भी कराते हैं तो उसमें कम शुल्क लगता है। राजस्व रिकॉर्ड में ये अभियान चलाया जा रहा है कि जो जमीन है वो पति और पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से होनी चाहिए। नमो ड्रोन दीदी योजना के मध्य से महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह है उनको बल दिया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड में जो ब्याज की सब्सिडी है वो भी महिलाओं को ज़्यादा मिलती है। तो इस प्रकार की स्कीमें चलाई जा रही है ताकि महिलाओं को सशक्त किया जा सके, और कृषि के क्षेत्र में उनका जैसे श्रम की भागीदारी है तो वैसे ही उनका जो नामकरण है वो भी बढ़ाया जा सके। फिर नियमों की अनदेखी में घटिया उत्पाद सबसे आगे, खाद्य सुरक्षा जांच में हर 5वां नमूना फेल। ये नमूने चेक कौन करता है? ये नमूने चेक किया जाता है FSSAI के द्वारा। फुल फॉर्म है इसकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है, ये सैंपल लेती है और उनके अपने मानकों पर उसको चेक करती है। हर 5 सैंपल में से 1 सैंपल है वो फेल हुआ है। आपने न्यूज़ सुनी होगी काफ़ी ज़्यादा जो विस्की वगैरह है उनको भी बैन किया गया है, ओल्ड मंक वगैरह को, ओल्ड मंक एंटीक्विटी को। तो लगभग 20% सैंपल है वो फेल हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि गुणवत्ता है वो कितनी ज़्यादा नीचे जा रही है। इसको आप कोट भी कर सकते हो आगे अगर मेंस के अंदर कोई भी खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो। राज्य के कोटा थर्मल की हालत सबसे खराब, कोयला संकट, बिजली घर दैनिक आपूर्ति के भरोसे। अब राजस्थान में जितने भी कोयला आधारित बिजली की आपूर्ति के बिजली घर हैं उनमें जो मानक स्थिति होनी चाहिए कोयले की उससे बहुत कम है। लगभग 30% के आसपास स्थिति बची रही है। 70% क्या है अभी भी कमी चल रही है। तो दैनिक आपूर्ति के ऊपर जैसे कोयले की आपूर्ति होती है उसी अनुरूप बिजली का उत्पादन है वो किया जा रहा है। इस संकट से उबरने के लिए राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है, सौर ऊर्जा को और विंड एनर्जी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यही चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई है। फिर है DAP की कमी भरपाई में जुटी सरकार, यूरिया की आपूर्ति 132% पहुँच गई है। यूरिया है वो 132% पहुँच गई है, सफिशिएंट है, लेकिन DAP की काफ़ी ज़्यादा कमी है। DAP का फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट। इस खाद को क्या करते हैं कि फसल को जैसे बीजते हैं ना उसी प्रकार फसल बोने से पहले DAP की भी एक तरह से बुआई की जाती है जो सीधे उनके जड़ों को पोषक तत्व प्रदान करती है। DAP में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। DAP के विकल्प के रूप में क्या लाया जा रहा है? NPK, SSP और फॉस्फेटिक उर्वरक को अपनाया जा रहा है। NPK में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, और SSP में फास्फोरस और सल्फर और कैल्शियम एक संयुक्त मात्रा में होते हैं जो DAP की जगह हम यूज कर सकते हैं।
तमिलनाडु में पहले गाया जाएगा राज्य गीत वास्तु, फिर गाया जाएगा वंदे मातरम। तमिलनाडु का राज्य गीत क्या है? तमिल थाई वास्तु, ये तमिल का राज्य गीत है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। अभी सरकार ने जो नया संशोधन किया है अधिनियम में, तो उसमें वंदे मातरम पहले गाया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रगान है वो गाया जाएगा। अब दोनों में जो प्रोटोकॉल का विवाद है वो केंद्र और राज्य के मध्य हो सकता है कि राज्य गीत पहले गाया जाए या राष्ट्रीय गीत है उसको पहले गाया जाए। यूपीआई एंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिसी रिवर्सल। अभी आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होगी, रील्स देखी होगी कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर सरकार है वो चार्जेस लगाने जा रही है, ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो ये जो हम पे करते हैं उनके ऊपर चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, जो केवल व्यापारी वर्ग है यानी जो हमसे पेमेंट कलेक्ट करता है उसके ऊपर वो चार्ज लगाए जाएंगे। उनके ऊपर जो चार्ज लगाए जाएंगे उनको बोलते हैं एमडीआर टैक्स। एमडीआर टैक्स का मतलब है मर्चेंट डिस्काउंट रेट टैक्स। जब 2016 में नोटबंदी की गई थी, यूपीआई को चालू किया गया था, उस समय से अब तक जो एमडीआर है ये कितना था? 0 था। अभी सरकार कर रही है कि 2000 रुपये से ऊपर के जितने भी लेन देन हैं उनके ऊपर 0.25 से 0.5% तक ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो लगाए जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे नुकसान हो सकता है, सरकार की अपनी ही जो नीति है वित्तीय समावेशन की वो प्रभावित हो सकती है, क्योंकि इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार क्या है, हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकती है, काले धन में भी कमी हो रही है। तो इस प्रकार के राजस्व को बढ़ाने से अच्छा है कि जो राजस्व इस ट्रांजैक्शन चार्जेस से आएगा उसके बदले अगर लोग क्या करने लगे, व्यापारी अगर कैश में जो भुगतान है उसको बढ़ावा देने लगे तो फिर काला धन में वृद्धि हो जाएगी और फिर जो टैक्स है वो फिर व्यापारी वर्ग है वो ज़्यादा बचा सकता है काले धन के रूप में। इसलिए ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेज हैं इनको हटाना ही एक बेहतर स्थिति माना जा सकता है। कौन से बिल में संशोधन किया गया है? टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट एक्ट बिल 2026 और पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 में ये परिवर्तन किया गया है। फिर आ जाती है अपनी सुजस ई प्रश्नोत्तरी, 2 दिन की पेंडिंग है। सिकल सेल एनीमिया के प्रबंधन और उपचार के लिए चिन्हित मरीजों को राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से कौन सी मेडिकल थेरेपी उपलब्ध कराई जा रही है? हाइड्रोक्सी यूरिया थेरेपी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए तक का ऋण का प्रावधान है? 20 लाख रुपए तक का। वर्ष 1908 के बाद लैक्रोस को किस ओलंपिक खेलों में पुनः शामिल किया गया है? लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028। अगस्त 2026 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पंचायती एवं नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के संबंध में प्रतिवेदन सौंपने वाले राजस्थान राज्य ने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? मदन लाल भाटी। पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत भीलवाड़ा जिले की वनस्पति कौन सी है? अर्जुन। राजस्थान में टीबी मरीजों को उपचार के दौरान आवश्यक पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने और सामाजिक समर्थन देने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? निक्षय मित्र अभियान। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण आवश्यकताओं के आधार पर बनाई गई श्रेणियों में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? शिशु, किशोर, तरुण एवं तरुण प्लस। ये आपको याद रखना है। तो अब जैसे मुद्रा योजना है ये काफ़ी चर्चा में चल रही है, तो मुद्रा योजना को घोट के पी जाना है। जैसे एसआई का एग्जाम होगा और आरएस फ्री होगा तो मुद्रा योजना से सवाल है वो आ सकता है, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है। मजदूरी संहिता नियम 2026 के तहत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में महंगाई भत्ते का संशोधन वर्ष में कितनी बार करने का प्रावधान किया गया है? साल में 2 बार, और अप्रैल और अक्टूबर में ये शायद किया जाएगा। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन नियमों में किए गए हालिया संशोधन के अनुसार विकासकर्ताओं को आवंटित कुल भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण के लिए सुरक्षित रखना होगा? 10%। पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत डीडवाना कुचामन जिले की वनस्पति प्रजाति कौन सी है? हिजड़ी। अब है सुजस प्रश्नोत्तरी 172, जिसके उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त है। डिजिटल राजस्थान पहल के तहत आमजन को निवास आय और जाति प्रमाण पत्र जैसी सरकारी सेवाएं घर बैठे किस मैसेजिंग ऐप के जरिए उपलब्ध करवाई जाएगी? व्हाट्सएप के जरिए ही होगी। टेलीग्राम पर तो तलवार लटकती रहती है। इंस्टाग्राम एक मैसेजिंग सेवा है ही नहीं। ट्विटर पे भी मैसेजिंग सेवा नहीं है। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ही बचा है। जेलों में बंद किशोरों की पहचान करने और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान कर मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य में कौन सा अभियान संचालित है? पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत नागौर जिले की वनस्पति प्रजाति कौन सी है? ये आपको बतानी है। अब है 12 जिले के पंचगौरव। पर्यटन है रामगढ़ क्रेटर, उत्पाद है गार्लिक उत्पाद, वनस्पति है चिरौंजी, उपज है लहसुन और खेल क्या है? फुटबॉल। अब है हमारे
तो 10 MCQ हम देखते हैं। भारतीय शटलर अस्मिता चालिहा ने 2026 में किस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? कोरिया मास्टर्स के अंदर। भारतीय एथलीट आशीष यादव ने विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल जीता है, हम देख चुके हैं। एरोबिक जिम्नास्टिक एशियाई चैंपियनशिप के में भारत के ऐतिहासिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? अरिहा पागमंगम। महाराजन अरुमुगा पांडियन ने एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। अमेरिकी सीनेट ने एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है जिसके तहत भारत 100% टैरिफ लगाया जा रहा है, क्योंकि भारत किस देश से तेल खरीद रहा है? रूस से तेल खरीद रहा है। हमने देखा था टोटल 5 देशों पर ये 100% टैरिफ लग सकता है, जिसमें चीन भी शामिल है। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने हाल ही में कौन सी उपलब्धि हासिल की है? स्पेस वॉक की है। अबेलार्डो डी ला एस्प्रिला ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में। क्विट इंडिया मूवमेंट डे 2026 कब मनाया गया? 8 अगस्त 2026 को। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। इंडिया इंटरनेशनल फुटवियर फेयर 2026 किस शहर में शुरू हुआ? नई दिल्ली में। विश्व जनजातीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। तो ये हो गए अपने 10 MCQ। तो ये थी वीडियो हमारी आज की। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक के बाद हाइप का ऑप्शन आएगा, उसको जरूर क्लिक कर देना। अपने जो भी सुझाव है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। बाकी ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मेरे सोशल मीडिया हैंडलर हैं वो भी बायो में दिए हुए हैं इसके YouTube चैनल के, तो वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे दोस्तों कल नई वीडियो के साथ।